दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालौन टाइम्स न्यूज चैनल। हमेशा की तरह बात शुरू करने के पहले आपसे वही एक गुजारिश कर लूँ, निवेदन कर लूँ, प्रार्थना कर लूँ, अपील कर लूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। और जो इसमें बेल आइकॉन है एक घंटी वाला जो बटन है उसको दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो हम आगे से डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाया करे। और कमेंट बॉक्स में अब आज की वीडियो के बारे में अपनी राय लिखना ना भूलें। इन दिनों लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। 4 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 3 चरणों के चुनाव और बाकी रह गए हैं। तो चर्चा का जो मुख्य विषय है वो अभी भी वही लोकसभा चुनाव को लेकर है। और लोकसभा चुनाव को लेकर जो ये महसूस कर रहा था सरकारी सत्ता पक्ष कि लड़कों के अंदर जो धर्म को लेके और जो सांस्कृतिक अभिमान को लेके जो जुनून हमने पैदा किया है, उस जुनून में वो तमाम सारी अपनी तकलीफें भूल गए हैं। रोजगार की समस्या का उनके लिए कोई महत्व नहीं रह गया और उसका जो है महंगाई का कोई महत्व नहीं रह गया। लोग सारी की सारी जो समस्याएं तकलीफें हैं अपने भविष्य की चिंता भूल चुके उस जुनून के आगे। लेकिन जुनून कितना भी गहरा क्यों ना हो, आखिरी में जो है जिंदगी की हकीकत जिस दिन सामने आ जाती है, सारे के सारे जुनून टूट जाते हैं। सारे जुनूनों से आदमी उबर जाता है और फिर वो जब उसको समझ में आता अपने अस्तित्व की समझ में आता अस्तित्व के लिए संकट, तो वो अस्तित्व बताने की को सबसे बड़ी प्राथमिकता देता है। तो वही अचानक हुआ। विपक्षी खेमे ने भी इतने जोर शोर से बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठाया था, लेकिन बेरोजगारी का मुद्दा अभी भी ऊपर से उतना नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन युवाओं में वो किसी भी जाति की वर्ग के हों, पहले ही कहा जाता था कि सरकार से तो सवर्ण बहुत खुश हैं, क्योंकि धर्म के नाम पर उन मूल्य मान्यताओं को ये स्थापित करने के लिए जा रही, जिसमें एक जो समाज का एक छोटा सा जो तबका है, जो जिन्हें सवर्ण जातियां कहते हैं, उनका जो छोटा सा तबका है, वो उन्हें लग रहा है कि एक बार उनकी श्रेष्ठता और उनका प्रभुत्व जो समाज में बहाल इन धार्मिक मान्यताओं के सहारे होगा। तो उन धार्मिक मान्यताओं को जो आज अप्रासंगिक हो चुकी हैं, आज की धर्म अप्रासंगिक नहीं हुआ, धर्म आस्था की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो तो जो एक सामाजिक उपनिवेशवाद को जो धर्म का चोला चढ़ा दिया गया, उसकी भी बात कर रहा हूँ। इस मानवाधिकार के युग में उसकी क्या प्रासंगिकता है? आपने संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार चार्टर पे हस्ताक्षर किया हुआ, हर देश की तरह भारत ने भी हस्ताक्षर किया हुआ। वो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मानवाधिकार चार्टर है, आपकी वो जो तथाकथित धार्मिक व्यवस्था है, सब उसके विरुद्ध है। आप कहते जन्मना ही कोई जाति है, वो तो ईश्वर का जो है सीधा का सीधा प्रतिनिधि ईश्वर से भी ऊपर है। ईश्वर से कि अगर आपसे मिलना है तो उसके माध्यम से करना पड़ेगा, पूजा पे उसका विशेषाधिकार है, शौर्य का ठेका है कुछ ही एक ही जात के अंदर समाया हुआ है। वही वीर है, वही चाहे भले ही एक जमाने में सम्राट अशोक जो वो जिस जात के थे उसे शूद्र कहा जाता है, चाहे वो महापद्म नंद देव, उनका साम्राज्य सारे राजपूत राजाओं के राज्य से बहुत बड़े बड़े उनके साम्राज्य रहे, गांधार से लेके और वहां तक के साम्राज्य रहे। लेकिन फिर भी तो उनके अंदर कोई शासन चलाने की योग्यता होगी, उनकी वो पराक्रमी होंगे, तभी तो उन्होंने इतने बड़े साम्राज्य कायम कर पाए और उन्होंने इतने सारे राजाओं को परास्त किया। अशोक ने तो कलिंग की जो लड़ाई लड़ी उसका कोई सानी नहीं है। तो बाकी तो जब जो युग आता है राजपूत राजाओं का, जो युग आता है, तो वो भी वीर थे, पराक्रमी थे, हम ये मानते, लेकिन वो छोटे छोटे राज्यों में बटे थे और सब आपस में लड़ रहे थे। तो एक और आपको अखंड भारत का सपना भी आपको जो है वो भी बड़ा सुहावना लगता है। वो अखंड भारत की वो भी आप उसके लिए भी आपके अंदर बड़ी अभिप्सा है स्वतंत्र अखंड भारत को लेके, और आप चाहते हैं कि पता नहीं जो दुनिया के में दूसरे देश बन गए जो संप्रभु राष्ट्र, वो भी हम मिल जाएं, हमारे में मिल जाएं और हमारा इतना लंबा विस्तार हो, ये भी चाहते हैं। लेकिन जिन्होंने उतने लंबे विस्तार कायम किए अपने साम्राज्य के, उनको आप याद भी नहीं करना चाहते। अशोक और नंदवंश को आप याद नहीं करना चाहते कि शूद्रों को अपना ठेका। तो ये
नहीं होता। आप कह रहे कि कुछ जातियां वो सारी जवाबदेही से परे हैं, उनको तो दंडित नहीं किया जा सकता, आप तथाकथित धार्मिक साहित्य में पढ़ते हैं, जबकि जो हिंदू धर्म पूरा या सनातन धर्म वो वेदों पर आधारित है। उसके प्रस्थान त्रयी में 3 चीजें आती हैं, वेद, उपनिषद और धर्मसूत्र और श्रीमद् भागवत गीता। तो वेदों में तो कहीं पे जिक्र नहीं है, जो जहां से निकला है हिंदू धर्म, जो आपुर से माने जाते हैं, तो वो पहला वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में तो जातिवाद का कोई उल्लेख नहीं है, बल्कि उसमें तो जो कारीगर जातियां हैं, जो कर्मकार हैं, उनको जो है जो देवता का दर्जा दिया गया, उनको ऋषियों से ऊपर का दर्जा दिया गया। ऋषि तो एक प्रकार की बुद्धिविलासी है, और बुद्धिविलासी को तो जो ऋग्वेद में जो ऋचाएं हैं, कुछ ऋचाएं ऐसी, उसमें इंद्र कहता है कि हमारे जो प्रजा में जो आलसी और अकर्म मन्य लोग हैं, वो उसके निंदा के पात्र है, उनको निंदित किया जाना चाहिए। तो वो तो कायदे से वो बुद्धिविलासियों को हेठा समझ रहा है, उनको ओछा समझ रहा है, उनको ठीक नहीं समझ रहा। वो तो कर्म करने वालों को दिया। लेकिन उसके बाद आपने जो जाति बनाने की जो पैमाने तय किए, उसमें जो जितना कठिन काम कर रहा, जितना कठिन कर्म करता, उसी को सामाजिक पायदान, उसी को सबसे निचले सामाजिक पायदान पे ले जाके खड़ा कर दिया। क्योंकि वो गलत हुआ था इस संयुक्त राष्ट्र, इस सब मानवाधिकार के युग में वो गलती आपको महसूस करनी चाहिए और चीजों को खत्म कर देनी चाहिए। एक नागरिक समाज बनाना चाहिए, जहां पर किसी भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति जाए, कोई युवक जाए, तो वो उसमें अपने आप को पूरी तरह से निरपेक्ष करके, रैशनल होके वो काम करे, वो जो अपना कर्तव्य का निभाए, जो निर्दोष भावना से अपना कर्तव्य का निभाए। वो जातिगत पूर्वा करके दिमाग न लगाए कि नहीं, अगर मैं दरोगा हूं या मैं न्यायाधीश हूं, तो चूंकि जो दोषी है वो मेरी जात का है, तो मैं उसको दंडित कैसे करवाऊं या क्यों करूं, ये भावना उसके अंदर नहीं होना चाहिए है वो जो है। लेकिन ये भावना उसके अंदर पनपती, तो ये सारी की सारी मतलब चीजें बनती थी। तो उन चीजों को आप बढ़ावा देने का काम कर रहे थे, जिनका आखिरी में वो किसी एक अंधी सुरंग में जाके वो समाज व्यवस्था की फंसने, अगर आप उस रास्ते पर चलेंगे, वो हमारी वो जो है उस ढंग की वो एक विकृत सांस्कृतिक स्वाभिमान है। सांस्कृतिक स्वाभिमान तो हमारी जो जो दर्शन है, जो धर्म का दर्शन है, पृथ्वी कहाँ से आया, जिसमें यम नचिकेता के संवाद है, जिसमें वेदों की ऋचाएं है, जो प्रकृति की शक्तियों की सारी पूजा करती हैं। और जहाँ पर ये एक ऋषि ये विचार करता है कि जो एक तारा टूटता है सौरमंडल में, वो टूट के वो कहाँ जाता है, मृत्यु के बाद जीवन कैसा है, इतना जिसमें उच्च दर्शन है। उस जमाने में, उस युग में, जब सभ्यता की शुरुआत हो रही थी, तो ऐसे ऐसे मनीषी ऋषि हमारे पैदा हुए। उस संस्कृति पे गर्व होना चाहिए। उस संस्कृति में कहीं पे किसी के अधिकार छीनने के, किसी के मौलिक अधिकार छीनने की कोई बात नहीं। खैर, ये एक विषय अलग हो गया। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये कि वो जो कल्पना किए बैठी थी, ये सोचे बैठे हुए थे, ये गुमान किए हुए बैठा था वर्तमान सत्ता पक्ष, कि हमने एक ऐसा जुनून जगा दिया है उस तथाकथित सांस्कृतिक अभिमान को लेके कि उसके आगे सब कुछ उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। वो गड्ढे में चले जाएं तो उनको दिखाई नहीं देता, वो चाहे किसी दलदल में फंस रहे उनको दिखाई नहीं देता। लेकिन अब वो आंखों से वो चश्मा हट गया जब जीवन की वास्तविकता सामने आई। और सब ये कह रहे कि आखिर रोजगार क्यों खत्म हो गए। आखिर सरकार की सवाल वो जो युवाओं की बेचैनी है चुनाव में देखी जा रही है, खासतौर से बेरोजगार युवाओं की बेचैनी, उससे एक सवाल बन रहा है कि आखिर सरकार के सामने, जो सरकार कहती है कि हम तो भारत माता का गौरव बहाल करने के लिए हमने सत्ता संभाली है, हमें तो ईश्वर ने हमें माध्यम बनाया है, जो हम कई सदियों तक हमारा जो दमन हुआ है, हमें पददलित किया गया है, हमारे स्वाभिमान को कुचला किया है, उस स्वाभिमान को फिर बुलंदी पे पहुंचाने के लिए, विश्व गुरु में पहुंचाने के लिए आए। वो सरकार के सामने ऐसी क्या स्थिति है कि वो सरकार तो अन्याय अपने लोगों से नहीं करना चाहिए। जब वो देश को विश्व गुरु बनाना चाहती है तो देश तो लोगों से बनता है, नहीं तो लोगों में तो वो युवा प्राथमिकता के साथ शामिल है जो आज बेरोजगारी का सामना कर रहे। तो उनका भविष्य, अगर उनके भविष्य के बारे में सोच नहीं पा रही, तो
तो फिर इसका मतलब कि आपकी तथाकथित देशभक्ति में कुछ खोट है। आप जो बातें कहते हैं कि हमें तो विश्वगुरु बनाने के लिए अपना माध्यम बना के ईश्वर ने भेजा, वो कहीं ना कहीं उसमें छलावा है, कहीं ना कहीं फरेब है। तो आखिर क्यों है? आखिर सवाल इस बात का है कि आखिर आप सरकारी नौकरियां आपको खत्म करने की जरूरत क्यों पड़ रही? क्या सरकार कंगाल हो गई है? क्या सरकार के संसाधन इतने कम हो गए हैं कि वो अब जो है ऊंची तनख्वाह नहीं दे सकती? क्योंकि सरकारी नौकरियों में ऊंची तनख्वाह देनी पड़ती है, भत्ते देने पड़ते हैं, तमाम सारी सुविधाएं कर्मचारियों को देने पड़ती, वो उनको देने की स्थिति में नहीं रही। लेकिन वो स्वीकार भी नहीं करती। वो तो कहती है हम तो बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, हम तो जो है पता चला कि वंदे भारत इतनी महंगी ट्रेनें चलाने के लिए जा रहे हैं, हम तो जो है और तमाम सारे देश को इतना भव्य और नव्य बनाने के लिए जा रहे हैं। हमने तो इतना पूरी चकाचौंध से पूरे देश को हमने भर के रख दिया है। हम तो पता चला कि हमने तांता लगा दिया है उनका एक्सप्रेस वे का, एलिवेटेड कितनी बड़ी एलिवेटेड रोडें पड़ रही, क्योंकि हमारे पास में तो भरपूर खजाना। वो कह रही कि हमारी करवाई किस सीमा तक बढ़ रही है कि जीएसटी में सारे रिकॉर्ड टूटे जा रहे, जीएसटी की इतनी वसूली आ रही है, आयकर के दायरे में हमने इतनी बड़ी आबादी को समेट लिया है, तो आयकर के जरिए भी आ रही है। और हमने इतने टैक्स, इतने गुने, इतने ज्यादा टैक्स बढ़ा दिए, लेकिन उफ नहीं हो रही। तेल इतना कच्चा तेल इतने सस्ते में मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम जो है पता चला कि उसमें से शुल्क वसूल होती है उसको हम घटाने के लिए तैयार नहीं है। सरकार कहती है और 100 रुपए में बेच रही है और कह रही कि देखो लोग बर्दाश्त कर रहे। हमने हर तरह की सब्सिडी खत्म कर दी है, और भले ही केवल विपक्षी खेमे के लोगों तक ही 95% छापे पड़ रहे हो ईडी के और अन्य संस्थाओं के, लेकिन वो कह रही कि हमने छापों से इतना ज्यादा धन बरामद कर लिया, हमने तो काले धन पे नियंत्रण कर लिया, हमने बैंकों के घाटे की पूर्ति। वास्तविकता ये उससे हो रही जो बैंकों में तरह तरह के शुल्कों की रोजाना कटौती होती, वो माथा पीट लेता है जब उसके मैसेज पे, खाते धारक के मैसेज पे, जो आम खाता धारक है उसके जो है मोबाइल पर हर घंटे एक मैसेज आता है 21 रुपए आप इसके कट गए, फला चार्ज के इतने रुपए कट गए, उसको पता ही नहीं कि कितने चार्ज से। उससे आप बैंक का जो है जो घाटे की पूर्ति कर रही, लेकिन उसके बहाने आपको ये दिखाने को मिल गया कि हमने बैंकों को जो है एनपीएस उभार लिया है, हमारी बैंक के तो हमने अपने फायदे में लाने का काम कर दिया। कहने का मतलब है कि आपसे ज्यादा उगाही किसी ने नहीं की टैक्स में, है आपने आम आदमी से जितनी ज्यादा, वो भी बड़े आदमियों से आपने उगाही नहीं की। बड़े आदमियों की तो आप कर चोरी का, अगर जीएसटी के रूप में 1 करोड़ रुपया जमा करता है तो तब जमा करता, वो 20 करोड़ की चोरी कर लेता। आयकर के रूप में अगर जो 10 करोड़ रुपए दे रहा सरकार को, वो पता चला कि 1000 करोड़ की चोरी कर रहा, तब वो 10 करोड़ दे रहा। लेकिन जो आम आदमी को जो टैक्स देना पड़ता, उसमें आम आदमी के पास में कोई गुंजाइश नहीं होती कि वो टैक्स चोरी करे। लेकिन आम आदमी को से आप वसूली इतनी भरपूर कर रहे कि पूरी जो अभी तक की जितनी सरकारें आई, जब से आपकी सरकार आई, तब से जितनी वसूली आम आदमी से नहीं कर पाई, उससे ज्यादा आपने वसूली कर ली। तो संसाधनों की आपके पास में कोई कमी नहीं है, संसाधन तो आपके पास भरपूर है। तो पहली प्राथमिकता तो ये होना चाहिए, विकास क्या है? विकास साध्य नहीं है, विकास साधन है। विकास इसलिए किया जाता है कि उस विकास के जरिए रोजगार के नए नए जो अवसर सृजित होंगे और उससे गरिमापूर्ण जीवन जीने लायक लोगों को आमदनी करने का जरिया मिलेगा। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है कि गरिमापूर्ण, उसकी तो नौकरी छिनी जा रही है, अब क्या गरिमापूर्ण जीवन जीने का उसका मौका मिलेगा? जिसमें अगर वो नियमित सरकारी भर्ती जब हो रही थी जिन कामों के लिए, उन कामों में उसके वेतन की शुरुआत आज 40-50 रुपए से होना चाहिए थी और तमाम सारे उसको भत्ते मिल जाना चाहिए थे। आज वो 9,000 रुपए से 12,000 रुपए वो आपने आउटसोर्स नौकरी जो कर रहे, उसमें केवल 9,000 रुपए से 12,000 रुपए में आप काम करा रहे। गरिमापूर्ण जीवन, वो अपने परिवार को का गरिमापूर्ण जीवन निर्वाह कर सके जो दूर की बात, वो अकेला जीवन निर्वाह नहीं कर सकता। तो मतलब बेगारी ऐसी, तो आखिर
इतने कम वेतन पर, और आप कोई आ नहीं बढ़ रहे, आप कोई ये परवाह नहीं कर रहे कि आप ऐसा कानून बनाए, भले ही आप निजी क्षेत्र को बढ़ावा दें और आप सरकारी जिम्मेदारियों को कम से कम कर दें। और आप ये देखें जो सरकार की मूल काम है उसमें सिद्धांततः है, आपकी बात बड़ी अच्छी लगती कि उसमें आप ज्यादा ध्यान लगाएंगे गवर्नेंस में। तो गवर्नेंस जब अच्छी रहेगी तो सब कुछ ठीक ठाक चलेगा, ये हमने मान लिया। तो ये अगर इसको मान लिया, अगर इसको ये मान लिया जाता तो जिसको रोजगार कहते 9,000 रुपए से 12,000 रुपए के बीच की केवल पगार पर युवा को मजबूर करना, उसमें भी जो छुट्टी का दिन होता है उसकी उस दिन का वेतन कट जाता है। ऐसी स्थितियों में युवाओं को काम करने के लिए जिसमें मजबूर कर रहा है वो आप रोजगार के आंकड़े में ये धूर्तता है कि उस रोजगार को, उस आउटसोर्सिंग वाले रोजगार को आप रोजगार के आंकड़े में जोड़ते कि आप देख रहे हैं कि देश भर में 10 लाख आदमी अगर आउटसोर्सिंग में युवा काम कर रहा है तो वो क्या 9,000 रुपए से 12,000 रुपए में, तो आप जोड़ रहे हैं कि हम 10 लाख युवाओं को हमने जो रोजगार मुहैया कराया। ये इससे ज्यादा बदमाशी की, इससे ज्यादा कपट का, इससे ज्यादा धूर्तता का काम नहीं हो सकता। रोजगार माने ये है कि एक तय कर लीजिए, तय कीजिए मानक कि गरिमापूर्ण जीवन एक परिवार का कितने पैसे में चल सकता है, उतने पैसे की अगर आप नौकरी दे पा रहे तो उसको रोजगार कहा जाएगा। तो आप ये सरकारी नौकरियों की जो घटाने की जरूरत पड़ रही, ये संसाधनों की कमी की वजह से नहीं पड़ रही। इस सरकार ने कई जो एक तरह से जो प्रतिस्पर्धी पूंजीवाद है, प्रतिस्पर्धी पूंजीवाद के भी बड़े अपने रचनात्मक लाभ हैं। जब वामपंथ आया तो वामपंथ ने तो ये कर दिया कि वामपंथ तो तब आया जब एक तरह से सामंतवादी दौर चल रहा था, और सामंतवादी दौर के बाद में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी। तो शुरुआत में जो औद्योगिक परिवेश था वो भी सामंतवाद से अलग नहीं था, वो भी जो है मजदूर को भूखा मार के उसको काम कराना चाहता। लेकिन जब वामपंथ आया तो जब पूंजीवाद को ये लगा, जब औद्योगिक राष्ट्रों को, उद्योग जगत को ये लगा कि अगर हमने अपनी प्रवृत्तियों में सुधार नहीं किया, अगर हमने अपने क्रियाकलाप नहीं सुधारे, तो ये वामपंथ ने रास्ता दिखा दिया कि ये पता चला खून खराबा करके हमारे साथ खून खराबा करके और ये हमसे सत्ता और हमारे उद्योग हमारे छीन के ले जाएगा। तो वो जब डरे तो प्रतिस्पर्धी पूंजीवाद का उदय हुआ। प्रतिस्पर्धी पूंजीवाद में उन्होंने ये कहा कि हमारे मजदूर बेहतर ढंग से काम कर सकें, हमारी गुणवत्ता, हमारे उत्पाद की गुणवत्ता तब, या हमारी सेवाओं की गुणवत्ता तब बहुत अच्छी बनेगी और हम प्रतिस्पर्धी जो अन्य उद्योगों से प्रतिस्पर्धा में अपने उद्योग को तब आगे ले जा पाएंगे जब हम अपने कामगारों को संतुष्ट रखेंगे। और कामगार, और उसके बाद में ऐसी कि कामगार जब मन लगा के काम करेगा तब वो बेहतर उत्पाद बनाएगा, तब वो बेहतर सेवाएं देगा। तो उसके लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जैसी व्यवस्था की गई और सैलरी स्ट्रक्चर में काफी हद तक उद्योगों में सुधार हुआ। औद्योगिक राष्ट्रों में वहां से एक शुरुआत हुई। उन्होंने कहा कि हम मुनाफा उनकी कीमत, मजदूरों के, कामगारों के पगार की कीमत पर, उनके मेहनताने की कीमत पर अपना वो नहीं बढ़ाएंगे। जब हम उत्पादन हमारा बढ़ेगा, जब हम मजदूर को अपने को खुश रखेंगे, कामगारों को खुश रखेंगे तो हमारा उत्पादन बढ़ेगा। जब हमारा उत्पादन बढ़ेगा और ज्यादा उत्पादन बाजार में खपेगा तो हमें जो हम अधिक लाभ की आशा कर रहे वो करेंगे हम। लेकिन जो सामंतवाद में चलता था कि नहीं, बेगारी करा के मजदूर को भूखा रख के और उसका जो मेहनताना है उस हड़प के हम जो है उसको लाभ जो कहते थे, वो परिभाषा जो प्रतिस्पर्धी उसमें जो प्रतिस्पर्धी पूंजीवाद में था उसको वो चीजें खत्म कर गई। इसलिए प्रतिस्पर्धी पूंजीवाद में मजदूर की और कामगार की हालत वो हो गई कि वो उसके अंदर सरवारा की भावना खत्म हो गई कि नहीं, मेरे पास तो खोने को कुछ नहीं, पाने के लिए संसार पड़ा। उसने कहा नहीं, मैं तो बहुत बेहतर वेतन खो दूंगा, इस फैक्ट्री से अगर निकाल दिया जाऊंगा तो मुझे बहुत बेहतर वेतन भी मिल रहा है, तमाम सारी चीजों का बोनस भी मुझे मिलता है, फैक्ट्री में मैं बीमार हो जाता हूं तो फैक्ट्री ने बीमा मेरा करा रखा है, वो पूरा उसका खर्चा वही उठाती है। फिर फैक्ट्री पता चला कि ग्वालियर में, अभी नजदीक यहीं के ग्वालियर शहर है जहाँ एक जमाने में बिरला जी की जो कपड़ा मिल थी, तो उन्होंने कॉलोनी भी बनाई थी अपने मजदूरों के लिए
तो आवासीय सुविधा देने का काम भी वो जो है फैक्ट्री करती है हमारे। तो हम तो जो है अब हम अगर उनसे लड़ाई लड़ते हो, खून खराबा हम करते हो, खून खराबा में अगर हम हार गए तो ये सारी चीजें हमें चल जाएंगी। तो हम सरवारा थोड़ी है कि पाने के लिए संसार पड़ा खोने के लिए हमें पास, हम तो बहुत कुछ खो देंगे और पता नहीं हमें उससे बेहतर हम कुछ प्राप्त कर पाए या ना कर पाए। तो वो उसके अंदर जो क्रांति भड़काने वाले जो लोग काम कर रहे थे वो विफल हो गई, वो शक्तियां विफल हो गई, क्रांति भड़कने की वहां गुंजाइश ही नहीं रही औद्योगिक समाज में। उसी प्रतिस्पर्धी पूंजीवाद को पहले तो भारत में भी शुरुआत में आजादी के कई दशकों तक भारत वामपंथी प्रभाव में रहा, इसलिए अनावश्यक रूप से सरकारों ने तमाम सारे जो औद्योगिक उपक्रम से लेके और सेवाओं तक का जिम्मा अपने कंधे पे ले रखा था। हम भी उसके पक्ष में नहीं है, सरकार को इतने उद्योग नहीं चलाने चाहिए थे। तमाम सारे उद्योग सरकार के घाटे में चले गए थे भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही के कारण से, और मतलब वो उसका जो है खामियाजा आम जनता को टैक्स उनके लिए वो उनके टैक्स से जो आमदनी होती थी सरकार को उसमें से वो उसका घाटा पूरा करते थे, तो वो उसका बोझा आम जनता पर पड़ रहा था और करदाताओं पर पड़ रहा था। तो ये उसके बाद में जो ये नीति बनाई गई कि नहीं इसको जो है मतलब इसको जो है इसको बदला जाए और जो घाटे के उद्योग है घाटे के उद्योग बेच दिया जाए। उसके पहले ये हुआ कि ये कोटा परमिट राज की वजह से एक औद्योगिक विस्तार में औद्योगिक विकास में एक गतिरोध की स्थिति महसूस की जा रही थी। तो नरसिंह राव के जमाने में उस समय आर्थिक उदारीकरण लाया गया था। आर्थिक उदारीकरण का एक स्वरूप दूसरा था। एक आर्थिक उदारीकरण के रास्ते पर धीरे धीरे हमने बढ़े और हमने धीरे धीरे अनावश्यक वो जो मिश्रित अर्थव्यवस्था के था उसको खत्म किया। और वो सिलसिला अटल जी के राज्य में भी वो सिलसिला बदस्तूर रखा गया। नरसिंह राव से शुरुआत हुई, अटल जी के राज्य में भी बदतर रखा। लेकिन जो नवरत्न सरकारी उद्यम थे उनको तो बेचने की, वो तो फायदे में चल रहे थे, उनको बेचने की बात तो नहीं थी। उससे तो सरकार को उल्टी आमदनी हो रही थी। लेकिन इस सरकार में संसाधन, तो ये सरकार संसाधन जुटाने में तो माहिर है। हमने बताया कि इसने माइंडसेट लोगों का तैयार करने में जादूगरी दिखाई है। पहले 5 पैसे अगर बढ़ जाते थे तो 5 पैसे बढ़ जाने पर सरकार पता चला कि अगर रसोई गैस की कीमत में 1 रुपए की वृद्धि हो गई तो लोग सड़कों पे आ जाते थे। ये भी सत्ता पक्ष की स्मृति ईरानी जैसी चौंचलेबाज नेता जो है वो विलाप करने लगती थी, छाती पीटने लगती थी और ऐसा स्यापा करती थी कि सारी औरतों में एक गुस्सा भर जाता था। लेकिन आज सरकार ने ऐसा माइंडसेट तैयार किया कि लोग कह रहे कि डीजल 500 रुपए लीटर बिकने लगे, पेट्रोल 500 रुपए लीटर बिकने लगे, लेकिन हम तो फिर भी इस सरकार को समर्थन देना जारी रखेंगे। सरकार ने सहनशीलता बना दी। लोग इतना ज्यादा लोगों के ऊपर टैक्स लग रहा है कि बस केवल अब उनको टैक्स वसूली के लिए केवल उनके खून को बेचने की जरूरत रहेगी। खून निकाल के बेचा जाए तब सरकार की पूर्ति हो गई। लेकिन फिर भी कुल मिला के बहुत बड़ा इसको लेके असंतोष होगा हल्का फुल्का, लेकिन कोई बहुत बड़ा विद्रोह की स्थिति नहीं है। तो सरकार ने ये भी पैदा कर दिया। तो अब ऐसी स्थिति में सरकार को, ऐसी स्थिति में जब यही कर रही तो सरकार ने जो बहुत फायदे के उद्योग थे जिससे सरकार की आमदनी अच्छी खासी हो रही थी, सरकार ने उद्योगों को भी ठिकाने लगा दिया। उद्योगों को इसलिए ठिकाने नहीं लगा दिया कि वो जो है उसका उन उद्योगों को ठिकाने लगाने के पीछे कोई कहीं से कोई सरकार का ये नहीं था, संसाधन जुटाने का लक्ष्य नहीं था। और इस सरकार की मानसिकता समझिए कि आखिर उसको ये रोजगार के अवसर क्यों कम करने पड़ रहे, ये आखिर उसने एक बहुत गलत दिशा अख्तियार कर ली। उसने प्रतिस्पर्धी जो पूंजीवाद है उसको खत्म करके और एक जो है कारपोरेट जगत में भी उसने एक माफियागिरी, कुछ कारपोरेट माफियाओं के जो है शरण में चली गई। कारपोरेट माफियाओं की बंधक ये बन गई सरकार। और कारपोरेट माफियाओं को वो लोगों युवाओं के रोजगार की कीमत पे, सरकार की असेट्स की कीमत पे, उस पर वो पूरी छूट देना चाहती है। माफिया धंधा नहीं करता कि एक व्यवसाय करके अपने व्यवसाय को बढ़ा के और मुनाफा अपना बढ़ाता हो। माफिया तो लूटमार करता। तो ये जो आप पता चला इतने सस्ते श्रम पे काम करा रहे,
अब ये आउटसोर्सिंग जो कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग आप निजी क्षेत्र को दे रहे, तो ये उसी जो पूंजीवाद में जो कारपोरेट माफियावादी को तो आप लेकर आए। कारपोरेट माफियावाद केवल आपको उनकी चिंता है कि हम रोजगार इसलिए कम करें क्योंकि हम जो है इतनी तनख्वाह कम कर नहीं सकते, तो हम पता चला आउटसोर्स करें नौकरी और वो इन्हीं पूंजीपतियों को दे दे और ये मनवाने, ये बेगार पर लोगों से काम कराए, तो उनका इस तरह से उनकी हम सेवा कर पाएंगे। उनकी सेवा करने के लिए ये सरकार समर्पित है। इसके लिए हम अपने संसाधन बेचने का काम करें। तो अब तो आपने सेना का भी कर दिया, इसीलिए आपने अग्निवीर योजना लेके आ गए और युवाओं को अब दिखाई देने लगा। युवा जब सचेत हुए हैं, जब वो खुमारी उनकी उतरी है तमाम सांस्कृतिक अभियान की और झूठी आस्था की जब खुमारी उतरी है, तो युवा देख रहे हैं कि अगर वापसी मार गए तो इस वापसी मारने के बाद में फिर तो मतलब ये जो बची खुची नौकरियां हैं, ये बची खुची नौकरियों की लिए वैकेंसी कर देंगे। विपक्ष हो सकता है विपक्ष अभी केवल भड़ास निकालने के लिए चिल्ला रहा हो कि पुलिस की नौकरी भी 3 महीने की हो जाएगी, लेकिन अगर हो जाए, अगर ये सरकार रिपीट कर गई तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो इस सरकार ने पता नहीं क्या, कौन से लोगों ने इसका ब्रेन वॉश किया है, कौन से लोगों ने इसको गुमराह करने की का काम किया है, कौन से शैतान की आत्मा इसमें वास कर गई। वरना ये सरकार पता चला कि मजबूत विदेशी नीति बना के, मजबूत जो है देश के अंदर सुरक्षा नीति बना के, आतंकवाद को खत्म करके कश्मीर के हालातों को काफी हद तक सामान्य स्थिति की ओर ले जाके इसके सरकार के खाते में तमाम सारी ऐसी उपलब्धियां हैं। और ये भी सरकार ने इमेज बनाने की कोशिश की कि नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी तो अपना परिवार भी उन्होंने छोड़ रखा है ताकि वो, इसलिए वो उनको कोई लूट मार करने की और अवैध अन्य नेताओं की तरह उनको कोई इच्छा नहीं हो सकती, उनकी उम्र के बारे में ये कल्पना नहीं की जा सकती कि वो जो पता चला कि भ्रष्टाचार और लूटमार को बढ़ावा देंगे। तो मतलब ये भी है, ये सारी चीजें भी उनके साथ जुड़ी हुई थी। 18 घंटे काम करने की भी जुड़ी हुई थी। लेकिन ये जो तरीका उन्होंने अख्तियार किया इसके बाद में कि कारपोरेट माफियावाद को बढ़ावा देने का और उनकी सेवा को अपना सब कुछ ध्येय बनाकर, और जो है अधिकतम आबादी जो देश की आम जनता जिसमें युवा और किसान शामिल है, उन सबकी हितों की भेंट चढ़ा देने का जो उन्माद सवार किया, उन्होंने उन्माद सवार अपने ऊपर किया है, वो जो शैतानी आत्मा का उनके अंदर प्रवेश हुआ, उससे उनके बेसारे पुण्य भी इस चुनाव में समाप्त होते दिखाई दे रहे। इसलिए हर चरण के साथ एंटी इनकम्बेंसी बढ़ती गई है। ये एक देखा जा रहा है। सरकार भी अब हतप्रभ है। अब वो निजी हमले करने में सत्ता पक्ष रुचि ले रहा है। वो जो है वो पता चला कि कमर के नीचे जो बार नहीं किया जाना चाहिए, धर्म युद्ध की मतलब कुछ जो है परंपराएं होती, कुछ मान्यताएं होती, वो सारी मान्यताओं को तिलांजलि, अपनी बौखलाहट में तिलांजलि देने का काम करना, इतने ओछे स्तर की भाषणबाजी इतने शीर्ष नेताओं के द्वारा की जा रही है। अभी भी इस सरकार को सद्बुद्धि आ जाए बहुत बेहतर होगा। अभी हम ये नहीं कह सकते कि सरकार चली जाएगी, लोगों में असंतोष बहुत कम है। अगर ये सरकार वापसी भी करती है तो सभी जगह इसके उम्मीदवार बहुत कम मार्जिन से अब जीतने की स्थिति हो गई। अब उससे सबक लेके चाहे आने वाली सरकार हो, अब आने वाली सरकार को भी इन्होंने रास्ता दिखा दिया, वो भी इन्हीं की तरह न कर सके। और सरकार और लोगों के मन में एक भावना और आ गई है कि लोग ये चाहते कोई सरकार आए, चाहे यही सरकार कायम रहे और चाहे नई सरकार आए, एक तो वो प्रतिस्पर्धी पूंजीवाद को फिर से बहाल कर, वो कुछ कारपोरेट माफियाओं की बंधक बन के न रह जाए, कुछ उनकी सेवा के लिए समर्पित होकर न रह जाए। वो प्रतिस्पर्धी जो है पूंजीवाद को तैयार करे ताकि लोगों को, जैसे पहले नरसिंह राव के जमाने के बाद में निजी क्षेत्र में वेतन स्थितियों में बड़ा सुधार हुआ था, वैसे ही पर्याप्त वेतन की फिर एक बार गारंटी निजी क्षेत्र में भी हो सके तो लोग झेल लेंगे, युवा झेल लेगा कि चलिए ठीक है सरकारी नौकरियां समाप्त हो गई, कोई बात नहीं। दूसरी बात यह कि प्रतिस्पर्धी पूंजीवाद में लोगों को उत्पाद ज्यादा गुणवत्तापूर्ण बनते, जब उनमें कंपटीशन होता है तो वो नई नई तकनीक का समावेश करके इस बात के लिए सचेत रहते हैं कि नई तकनीक का हम इसलिए
समावेश करें कि हमारे उत्पाद की लागत भी कम हो जाए और हम जो है और ज्यादा क्वालिटी वाइज और बेहतर उत्पाद दे सकें। पता चला कि हमें ऐसी गाड़ी बना सकें जो सस्ती में आ जाए और जिसका एवरेज जो ज्यादा देती हो तो वो उसको भी लाभ हो। हम सेवाएं ऐसी दे सके। हम पता चला कि स्टेशन पे बहुत शानदार मतलब वहां पे लोग, अगर यात्री को ठहरने की जरूरत पड़ जाती है स्टेशन पे, तो स्टेशन पे यात्री ठहरे तो पता चला कि बाजार में अगर एसी कमरा 1500 में उपलब्ध है तो उससे बेहतर सुविधाओं वाला कमरा स्टेशन पे हम 600-700 रुपए में उपलब्ध कराना सुनिश्चित कर सकें। तो भले ही वो उसमें अपने मुनाफा उसका कम हो जाए, लेकिन वो वही हमने कहा कि वो मुनाफा उसका ईमानदारी से काम करके भी, कारोबारी का ईमानदारी से काम करके भी एक कारपोरेट का एक मुनाफा बढ़ सकता है। तो वो उस दिशा में वो काम कर सके और वो इस बात पर विश्वास करे कि अगर हम बेहतर काम करेंगे, जैसे ये सरकार अगर बेहतर काम करती, ये इस तरह से कारपोरेट माफियावाद को बढ़ावा नहीं देती और दूसरा इस बात के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करती। जो ये भी महसूस होने लगा, अब जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने जा रहे वो लोग भी कहने लगे कि नहीं अब तो ये 400 पार की बात कर रहे, तो इसका मतलब इन्हें बहुत निरंकुशता चाहिए। हमने तो इतनी निरंकुशता की इन्होंने झेल लिया। हम ये नहीं चाहते थे कि विपक्षी नेताओं के इस तरह से छापेमारी करके उनके परिवार को, उनको गिरफ्तार करके जेल में बंद करके इतना दमनकारी रास्ते पे जब आपको पर्याप्त बहुमत हासिल है तो चले जाएं। और 400 की आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने तो बहुत ज्यादा संशोधन किए। अरे कांग्रेस तो वो संशोधन तो सामान्य बहुमत से हो सकते, वो तो नियमों के संशोधन है। लेकिन जब आप 400 की पार करने की कह रहे तो आप ही के नेताओं ने ये शोभा बढ़ाया हुआ है कि आप ऐसे परिवर्तन करने के लिए जा रहे हैं कि जो संविधान की जो दिशा है बदल जाए। उस दिशा में क्या क्या है, उस दिशा में सामाजिक न्याय, वो जो देश की बहुतायत आबादी है वो जैसे पुरानी सामाजिक व्यवस्था में, रूढ़वादी सामाजिक व्यवस्था में सभी तरह की अधिकारों से वंचित थी, उसी तरीके से मतलब आप ये सामाजिक न्याय का क्लॉज उससे हटा के और आप ये करना चाहते कि वो संविधान के फंडामेंटल ढांचे में शामिल हो और उसके लिए 4/5 बहुमत की जरूरत। आप उससे तुलना मत कीजिए कि कांग्रेस ने इतने ज्यादा संशोधन की। वो संशोधन तो आप भी कर रहे हो, वो तो सामान्य संशोधन है। सामान्य संशोधन तो होते ही रहेंगे, लेकिन आपने एक बार कोशिश कर ली। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, संविधान समीक्षा आयोग आपने गठित किया था, लेकिन उसको आप इसलिए क्रियान्वित नहीं कर पाए कि आपको पता थी कि सुप्रीम कोर्ट आड़े आ जाएगा। और आपके जो धनखड़ साहब, जो राज्यसभा की सभा जो उपराष्ट्रपति के पद पर बैठे हुए, उन्होंने पिछले वाले किरण रिजिजू जो पिछले वाली विधि मंत्री थे, उन्होंने खुलेआम तभी से पहले से ही पैरवी शुरू कर दी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये निर्णय दिया कि नहीं मूलभूत ढांचे में परिवर्तन किया जा सकता, उन्होंने की बहुमत वाली सरकार तो संविधान में कुछ भी परिवर्तन कर सकती। तो कुछ भी परिवर्तन लोग नहीं चाहते। लोग ये चाहते कि सामान्य परिवर्तन कांग्रेस भी करती रही, आपने भी किए। आपने अभी आईपीसी और सीआरपीसी बदल दी, लोगों को वो मंजूर है, लेकिन आप वो परिवर्तन नहीं करेंगे। संविधान का डायरेक्शन है जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों की अपनी धार्मिक, अपनी मान्यताओं के हिसाब से अपनी धार्मिक मान्यता, उसकी उनकी जो धार्मिक मान्यता है उनके संरक्षण की जो बात कही गई है, उनके सामाजिक न्याय की बात कही है, जिसके अंतर्गत ये कि कोई भी ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्वीकार नहीं की जाएगी जो किसी वर्ग को, किसी जाति को मूलभूत अधिकारों से वंचित करती हो, चाहे उसमें संपत्ति का अधिकार हो, चाहे उसमें सरकारी नौकरियों का अधिकार हो। ये सब कुछ ये नहीं होने दिया जाएगा। तो आप उस रास्ते पे बढ़ रहे। तो आज जो आपके खिलाफ जो वोट भी लोग कर रहे, वो ऐसा नहीं, वो लोग भी वोट कर रहे जो ये चाहते कि आपकी सरकार रहे, लेकिन अब वो ये चाहते कि एक हम अपने यहाँ का सांसद हार दें, तब भी वो उनको ये विश्वास है कि सरकार तो ये बना ही लेंगे। लेकिन इनका बहुमत जितना कम हो जाएगा उतने ज्यादा ये बेहतर ढंग से काम करेंगे। तब फिर ये जो दमनकारी सत्ता का दुरुपयोग करके और जो एक तरह से दमनकारी जो तरीके अपना रहे, उससे ये बाज आएंगे और सरकार ईमानदारी से चलाने में ये अपना दिमाग लगाएंगे और स्वच्छ तरीके से विकास कराने में दिमाग लगाएंगे और विकास के साधन को इस साध्य के तहत कराएंगे कि इससे लोगों को, हर आदमी के लिए गर्मापूर्ण ढंग से
जीना सुनिश्चित कर दिया जाए। ये मतदाताओं की मानसिकता सामने आ रही है। ये मतदाताओं का, सरकार को मतदाता जो सबक सिखाने का उसे प्रयास करे, उसे पढ़ लेना चाहिए। अभी देर नहीं हुई, सरकार वापसी नहीं, सरकार जा नहीं रही है सत्ता, ऐसा भी नहीं कि सरकार सत्ता से जा रही हो, लेकिन अगर वो आपकी बार आए तो वो इन अपने उसमें, अपनी मानसिकता में और अपने क्रियाकलापों में और अपनी नीतियों में इस ढंग के परिवर्तन जरूर लाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।